नमस्कार। अगर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी और उसके फ्यूचर प्लान्स को समझना हो ना, तो इसका एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है उसके किए गए अग्रीमेंट्स को देखना। हर एक समझौता, चाहे वो ट्रेड का हो या डिफेंस का, एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो आज हम 2025 में भारत के कुछ बड़े समझौतों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये हमें भारत की आने वाली स्ट्रेटजी के बारे में क्या बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कुछ अग्रीमेंट्स की लिस्ट देखकर किसी देश की पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी समझी जा सकती है? और इसका जवाब है बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कागज पे साइन की हुई डील्स नहीं हैं, ये भविष्य के ब्लूप्रिंट्स हैं। तो चलिए हेडलाइन से जरा आगे बढ़ते हैं और उस गहरी कहानी को समझते हैं जो ये समझौते हमें बता रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मेन पिलर्स में बांटा है। पहला, भारत का इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी को कैसे मजबूत किया जा रहा है। तीसरा, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और एनर्जी पर फोकस। और आखिर में, दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो इसी रोडमैप पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट। देखते हैं कि भारत अपनी आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने के लिए कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 2025 की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक ही सीमित नहीं थी। इसका असली मकसद था ऐसी सप्लाई चेन्स बनाना जो मजबूत हों, जिन पर भरोसा किया जा सके और जो दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ी हों। मतलब किसी एक देश पर हमारी निर्भरता कम से कम हो। अब इस टेबल को देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात है पार्टनर्स की वैरायटी। ये कोई रैंडम अग्रीमेंट्स नहीं है। सोचिए, साउथ कोरिया से लॉजिस्टिक्स पर डील, तो अर्जेंटीना से लिथियम के लिए, जो भविष्य की बैटरीज के लिए कितना जरूरी है। नॉर्वे के साथ समुद्री ट्रांसपोर्ट पर रिसर्च, तो इजराइल के साथ इन्वेस्टर्स की सुरक्षा। ये सब मिलकर एक ऐसी मजबूत आर्थिक नींव बना रहे हैं जो किसी एक देश या एक सेक्टर पर डिपेंडेंट ना हो। अब देखिए, एक मजबूत इकोनॉमी को महफूज रखना भी तो उतना ही जरूरी है ना? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, नेशनल सिक्योरिटी। 2025 में भारत ने सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा पर ही नहीं, बल्कि गहरी डिफेंस पार्टनरशिप बनाने पर भी जोर दिया, ताकि किसी भी खतरे से मिलकर निपटा जा सके। और इस काम में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका स्केल बहुत बड़ा है। आप सिर्फ एक डील को देखिए। अप्रैल 2025 में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन जेट्स का सौदा, कीमत लगभग 63,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि भारत अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने को लेकर कितना सीरियस है। और ये कहानी सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुकती। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, भारत अपना सिक्योरिटी का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। एक तरफ फ्रांस जैसे पुराने और भरोसेमंद साथी हैं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे इंडो पैसिफिक के अहम पार्टनर्स, और साथ ही मिडल ईस्ट में यूएई। ये एक मल्टीपोलर दुनिया के लिए एक मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी नेटवर्क है। इन सब समझौतों को एक साथ रखकर देखिए तो एक बड़ी पिक्चर क्लियर होती है। राफेल खरीदना मतलब अपनी ताकत बढ़ाना, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेचना मतलब एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनना, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करना और वियतनाम की मदद करना, ये सब एक ही स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करते हैं, आत्मनिर्भरता के साथ साथ मजबूत गठबंधन। ठीक है, तो आज की सुरक्षा तो हो गई, लेकिन भविष्य का क्या? यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी। चलिए देखते हैं कि भारत आने वाले कल की चुनौतियों और मौकों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। ये स्लाइड ना भारत के डबल फोकस को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ तो आज की जरूरतों के लिए अर्जेंटीना से लिथियम जैसे रिसोर्स सिक्योर किए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क के साथ मिलकर 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। और तो और मैक्सिको के साथ स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में भी सहयोग किया जा रहा है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच एक शानदार बैलेंस है। और ये सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज नहीं हैं, बल्कि जमीन पर इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे भूटान के साथ क्लीन एनर्जी, डेनमार्क के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, और लाओस के साथ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। ये तीनों समझौते दिखाते हैं कि भारत के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और बेहतर गवर्नेंस भी है। तो हमने इकोनॉमी, सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक की बात कर ली, पर इन सबको आपस में जोड़ने वाला धागा कौन सा है? वो है हमारा आखिरी सेक्शन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। क्योंकि असली ताकत सिर्फ मिलिट्री या पैसों से नहीं आती, बल्कि सॉफ्ट पावर यानी कल्चर और लोगों के कनेक्शन से भी आती है। ये बात ना इस पूरे सेक्शन का सार है।
मतलब जब देशों के लोग एक दूसरे की कल्चर को समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो उनके बीच के रिश्ते अपने आप गहरे और टिकाऊ हो जाते हैं। 2025 में भारत ने इसी दिशा में कई अहम कदम उठाए। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये काम पूरे साल चलता रहा। वियतनाम से बौद्ध धर्म का हमारा साझा इतिहास, सऊदी अरब के साथ कल्चरल हेरिटेज का सम्मान और इंडोनेशिया के साथ एकेडमिक रिसर्च, ये सब साबित करते हैं कि भारत की विदेश नीति सिर्फ ट्रेड और डिफेंस तक ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की भी है। और इसी चीज को सॉफ्ट पावर कहते हैं। मतलब किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के बजाय अपनी कल्चर, अपने आइडिया से इतना प्रभावित कर देना कि वो खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएं। और ये किसी भी देश के ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो 2025 की एक बहुत ही बैलेंस्ड तस्वीर सामने आती है। जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज पर सारा फोकस है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो सिर्फ एक पैर पर नहीं बल्कि 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि ये सब अलग अलग डील्स नहीं हैं। ये एक बड़ी मशीन के आपस में जुड़े हुए पुर्जे हैं। एक मजबूत इकोनॉमी देश की सुरक्षा को सहारा देती है, टेक्नोलॉजी विकास को रफ्तार देती है और कल्चरल रिश्ते इस पूरी मशीन को एक मजबूत नींव देते हैं। तो 2025 में जो ये नींव रखी गई है, उसे देखते हुए ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले सालों में, मान लीजिए 2030 तक, दुनिया के मंच पर भारत का रोल आखिर क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन जिसकी स्क्रिप्ट आज लिखी जा रही है।